Hello guys, this is Pradeep Bhagat. Welcome to my YouTube channel PK7P. नमस्कार। आज के इस वीडियो के माध्यम से हम लोग बात करने वाले हैं एनसीईआरटी हिंदी क्लास 10 का चैप्टर 14 एक कहानी यह भी का हम लोग सारांश को इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे, जिनके लेखिका है मन्नू भंडारी जी। अगर आप लोग इस चैप्टर का क्वेश्चन आंसर का वीडियो देखना चाहते हैं तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में। यदि आप लोग इस लेखिका का मन्नू भंडारी जी का जीवनी के बारे में जानना चाहते हैं, यदि आप लोग क्लास 10 का सभी चैप्टर्स का वीडियो लाइन वाइज देखना चाहते हैं तो उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जाकर जरूर देख ले। सो प्लीज गाइज वीडियो को कंप्लीट वॉच कीजिए, क्योंकि मैं आप लोगों को कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देता हूं और एक एक वर्ड का मीनिंग को तोड़ तोड़ कर समझाता हूं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और हाँ गाइस, आगे बढ़ने से पहले जरा इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियोस का भी लुत्फ उठाते रहें। देखिए, पिताजी और माँ। लेखिका बताती है कि उसका जन्म मध्य प्रदेश के भानपुर में हुआ, लेकिन उसे याद है कि अजमेर में जहाँ पिता रहते थे वहां अव्यवस्थित ढंग से फैली पुस्तकों, अव्यवस्थित का मतलब हो रहा है कि जैसे तैसे जहां तहां पुस्तकों पत्रिकाओं के बीच पिताजी कुछ न कुछ पढ़ते रहते थे या उन्हें डिक्टेशन देते रहते थे। डिक्टेशन का मतलब हो रहा है कि उसका जांच पड़ताल करना, एक बार देखते रहना। सबकी इच्छाओं और पिताजी की आज्ञाओं का पालन करती हुई बेपढ़ी माँ रहती थी। मतलब उसकी जो माँ थी लेखिका की, वो पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन सबका आज्ञा का पालन करती थी, सबका बात मानती थी। पिताजी अजमेर से पहले जब इंदौर में रहते थे वहां उनकी प्रतिष्ठा थी। प्रतिष्ठा का मतलब मान सम्मान था, वहां पर उनको रिस्पेक्ट मिलता था। वे कांग्रेस के साथ समाज सुधार कार्यों में लगे रहते थे। वे केवल शिक्षा के उपदेश न देकर विद्यार्थियों को अपने घर पढ़ाया भी करते थे। इस तरह उसकी दरियादिली के खूब चर्चे होते थे। दरियादिली का मतलब हो रहा उनका जो हेल्प करने वाला जो नेचर था, हेल्पिंग नेचर था, उसको सभी कोई उनका तारीफ करते थे। एक और बेहद कोमल और संवेदनशील थे, तो दूसरी ओर बेहद क्रोधी और अहंवादी भी थे। संवेदनशील का मतलब हो रहा है कि बहुत ही सेंसिटिव थे, और दूसरी ओर बहुत ही क्रोधी भी थे और कुछ अपने आप में घमंड भी रखते थे। अब देखिए, अजमेर में हाशिए पर पिताजी। आर्थिक संकट के कारण पिताजी इंदौर से अजमेर आ गए। यहाँ आकर उन्होंने अंग्रेजी हिंदी शब्दकोश विषयवार के अधूरे कार्यों को पूरा किया। इससे यश और प्रतिष्ठा तो बहुत मिली, किंतु अर्थ नहीं मिला। मैंने वो डिक्शनरी जो लिखे उससे उनको मतलब मान सम्मान रेस्पेक्ट बहुत मिला, लेकिन उनसे उनको कोई प्रॉफिट नहीं हुआ, कोई पैसा नहीं मिला। गिरती हुई आर्थिक स्थिति ने उन्हें निचोड़ कर रख दिया। आर्थिक विषमता का प्रभाव बच्चों पर न पड़े, इसका हमेशा प्रयास करते रहे। दूसरी ओर अभाव की ओर खिसकते जाने के कारण उत्पन्न क्रोध माँ पर बरसता। मतलब जैसे कि आपका घर में ही मान लीजिए, अगर आपका पिताजी इतना कमा रहे लेकिन फिर भी किसी का डिमांड फुलफिल नहीं हो पा रहा है, तो आपका पिताजी का मतलब इतना गर्म होगा कि वह अपने माताजी पर या पिताजी पर गुस्सा को उतारेंगे। तो सेम ऐसे ही होता था। लेखक यहाँ पे जो उनके पिताजी थी लेखिका के, उनके माताजी पर वे अपना सारा गुस्सा निकालते थे। अपने हाथों गहरी चोट खाए पिताजी का विश्वास शक्की हो गया। इतना शक्की स्वभाव की उसकी चपेट में हम सब लेखिका आदि आ जाते थे। अब देखिए, लेखिका के व्यक्तित्व पर उसके पिता का प्रभाव। लेखिका बताती है कि पिताजी के अनजाने अनचाहे व्यवहार ने मेरे अंदर हीन ग्रंथियों को जन्म दे दिया। यानी उनका अंदर जो वक्तव्य था, कविता का लिखने का जो शक्ति था, उसको जन्म दे दिया। गोरा रंग पिताजी की कमजोरी थी। मैं काली थी। मुझसे 2 साल बड़ी खूब गोरी बहन सुशीला से मेरी हर बात में तुलना करते हुए उसकी प्रशंसा करते थे। यानी लेखिका की जो बड़ी बहन थी वो गोरी थी और उनके पिताजी उनका ही ज्यादा तारीफ किया करते थे, जिससे मेरे हृदय में हीन भावना की ग्रंथि पैदा हो गई थी कि नाम सम्मान प्रतिष्ठा पाने के बावजूद भी आज तक उससे उबर नहीं पाई। यही कारण है कि हीन भावना के रहते अपनी किसी उपलब्धि पर भरोसा नहीं कर पाती हूँ। आज भी उनके शक्की स्वभाव की झलक अपने अंदर दिखाई देती है। वह अतीत आज भी भीतर जड़ जमाए बैठी है। यानी लेखिका के पिताजी का जो नेचर था, उनका लेखिका के अंदर आज भी उनका स्वभाव, उनका चरित्र आज भी उनके अंदर बैठी हुई है। लेखिका की माँ पिताजी के स्वभाव के ठीक विपरीत थी। उसमें धैर्य और सहन शक्ति वो अपेक्षा से भी अधिक थी। पिताजी की हर ज्यादती को अपना भाग्य और बच्चों की हर उचित अनुचित फरमाइश और जिद को सहज भाव से पूरा करती थी। यानी बच्चों का जो जिद होता था उसे बहुत ही सरलता से उसे पूरा करके देती थी। उन्होंने जिंदगी भर अपने लिए कुछ नहीं मांगा, न चाहा, केवल दिया ही। सभी भाई बहनों का लगाव उनकी सहानुभूति के कारण उन्हीं के प्रति था।
इतने पर भी उनका त्याग, उनकी सहिष्णुता मेरे लिए आदर्श न बन सका। सहिष्णुता का अर्थ होता है कि सहन शक्ति रखने वाला। देखिए, पड़ोस और परिवार। लेखिका याद करती है कि अपने जमाने में घर की दीवारें पड़ोस तक फैली रहती थी, सभी परिवार के हिस्से होते थे। बचपन में खेले जाने वाले खेल की सीमा परिवार की दीवारें थी और यह सीमा संपूर्ण पड़ोस तक जाती थी। अपने बचपन के समय के पड़ोस कल्चर को याद कर, महानगरों के फ्लैट कल्चर को देख सुकून मिलता है कि वे दिन कितने अच्छे थे। उसकी अपनी कहानियों के पात्र वे ही है जिनके साथ किशोरावस्था की यादें जुड़ी है। इतने वर्ष बीत जाने पर भी उनकी भाव भंगिमा, उनकी भाषा बिना किसी प्रयास के बड़े सहज भाव से कहानियों में उतरते चले गए। लेखिका बताती है कि उस समय के दो साहब महाभोज में इतना वर्षों बाद कैसे एकाएक जीवित हो उठे, यह मेरे लिए आश्चर्य का विषय था। यानी यहाँ पर लेखिका कह रही है कि गांव में जो क्या होता है, घर वगैरह बना होता है वे खुला होता है और पड़ोस के घरों में भी जाने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। लेकिन अगर हम शहर का फ्लैट का बात करेंगे तो यहाँ पर क्या है कि आप जिस घर में है, जिस रूम में है, बस वहां तक ही सीमित है। लेकिन गांव में ऐसा कुछ लिमिटेशन नहीं होता है। लेखिका को अपने वजूद का एहसास। लेखिका बताती है कि बड़ी बहन की शादी हो जाने और दोनों बड़े भाइयों के पढ़ाई के लिए बाहर चले जाने पर उसे अपने वजूद का एहसास हुआ। पिताजी यद्यपि मेरी योग्यताओं और क्षमताओं को रसोई तक सीमित रखना चाहते थे, यानी पिताजी चाहते थे कि तुम सिर्फ खाना बनाना वगैरह सीख लो और ज्यादा पढ़ाई लिखाई करने का जरूरत नहीं है, किंतु घर में आए दिन राजनीतिक पार्टियों के जमा बड़ों की बहस सुनने का अवसर देते थे। यानी घर में जो राजनीतिक पार्टी वगैरह आते थे, पार्टी के लोग आते थे, मीटिंग वगैरह होता था, तो उनका मतलब बातचीत सुनने या उसमें मीटिंग में हिस्सा लेने का मुझे अवसर जरूर देते थे। उन चर्चाओं में यानी उन मीटिंगों में पार्टियों की नीतियों और आपसी विरोधी मतभेद को समझ आते नहीं थे, किंतु देशभक्त शहीदों की कुर्बानियों की चर्चाओं से मन जरूर आक्रांत रहता था। यानी देश के लिए जो लोग क्रांतिकारी योजना बनाकर देश के लिए जो लोग कुर्बानी दिए थे, तो उनका बारे में चर्चा वगैरह होता था। तो ये सब बातें सुनकर लेखिका के मन में भी एक क्रोध की भावना पैदा होता था। प्राध्यापिका शीला अग्रवाल ने दायरा बढ़ाया। कॉलेज के फर्स्ट ईयर में प्राध्यापिका का मतलब हो रहा प्रिंसिपल शीला अग्रवाल, उनका नाम क्या था, शीला अग्रवाल से मेरा परिचय हुआ। उन्होंने साहित्य संसार में प्रवेश करने की प्रेरणा दी। मैं एक के बाद एक शर्त प्रेमचंद्र, जैनेन्द्र, अज्ञय, यशपाल, भगवती चरण वर्मा के साहित्य को पढ़ती गई और शीला अग्रवाल से बहस करती हुई उस उम्र में जितना समझ सकती थी उतना समझ गई। देश की स्थितियों को जानने समझने का जो सिलसिला पिताजी ने शुरू किया था, उसे शीला अग्रवाल जी ने सक्रिय भागीदारी में बदल दिया। वैसे भी सन 1946-47 के दिनों में घर बैठे रहना संभव नहीं था। प्रभात फेरियां, हड़तालें, जुलूस, भाषण हर शहर का चरित्र था। पूरे दमखम के साथ इनसे जुड़ना हर युवा का उन्माद था। मतलब ये जो बात है 1946-47 का, ये देश की आजादी के लिए हर कोई, हर कवि, हर लेखक अपना योगदान देने में लगे हुए थे। उसी समय लेखिका भी उस योगदान में कूद पड़ती है। मैं भी युवा थी और शीला अग्रवाल की जोशीली बातों ने रगों में बहते खून को लावों में बदल दिया। लावे का मतलब हो रहा अंगारे में, आग में बदल दिया। एक ओर शहर में भवंडर मचा हुआ था तो दूसरी ओर मेरे घर में मैं हड़तालें कराती, नारे लगवाती, सड़कें नापती, यानी सड़कें पर स्ट्राइक करती, सड़कें पर उतर जाती। यह सब पिताजी को अच्छा नहीं लगता। पिताजी के क्रोध की चिंता किए बिना उल्टा उनसे बहस करने लगी। फिर यह सिलसिला शुरू हो गया। राजेंद्र के साथ शादी करने के बाद यह भी सिलसिला चलता रहा। यानी लेखिका शादी के बाद भी राजनीति में उतर रही थी पूरी तरह से। देखिए, प्रिंसिपल का पत्र पिताजी के लिए। मेरे कॉलेज से पिताजी के लिए पत्र आया कि आप आकर मिले और बताएं कि मेरी गतिविधियों के कारण अनुशासनात्मक कार्यवाही क्यों नहीं की जाए। मतलब लेखिका की जो यहाँ पर गतिविधि थी, उनके लिए कोई कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे आप। पत्र पढ़ते ही पिताजी आग बबूला हो गए। यानी लेखिका के तरफ से बहुत ही कंप्लेन आया था। उनके पिताजी को एक लेटर भेजा गया था और ये लेटर देखते ही पिताजी बहुत ही क्रोधित हो गए और कहने लगे कि यह लड़की मुझे कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ेगी। गुस्से में भन्नाते हुए गए थे। मैं डर के कारण पड़ोस में जाकर बैठ गई। लौट कर आए थे तो खुश थे। कहा तो पिताजी जाते समय मुंह दिखाने से घबरा रहे थे
और कहाँ बड़े गर्व से कहकर आए कि यह तो पूरे देश की आवाज है, इस पर कोई कैसे रोक लगा सकता है। बेहद गदगद होकर पिताजी सुनाते रहे और मैं अवाक थी। मुझे अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था कि पिताजी कैसे इतने मतलब बदल गए, कैसे उनका स्वभाव जो है इस तरह से बदल गया। पिताजी के दो मित्रों की चर्चा का केंद्र में मैं। एक बार आजाद हिंद फौज के मुकदमे के सिलसिले में कॉलेजों, स्कूलों और दुकानों के लिए हड़ताल का आह्वान था। आह्वान का मतलब है बुलावा। छात्रों का एक बड़ा समूह लोगों को हड़ताल के लिए प्रेरित कर रहा था। अजमेर के चौपड़ बाजार पर विद्यार्थी इकट्ठा होकर भाषणबाजी कर रहे थे। इसी बीच पिताजी के एक दकियानुस मित्र ने आकर उनसे मेरे बारे में कुछ बातें, मन्नू की मत मारी गई है, हड़तालें करवाकर हुड़दंग मचा रही है, कहकर चले गए। वे तो आग लगाकर चले गए। पिताजी सारे दिन क्रोधित होते रहे। इस सब से बेखबर मैं घर लौटी तो पिताजी के बेहद अंतरंग मित्र और अजमेर के सबसे प्रतिष्ठित और सम्मानित डॉक्टर आबालाल जी बैठे थे। उन्होंने मेरा गर्मजोशी से स्वागत किया। मैं तो चौपड़ बाजार में तुम्हारा भाषण सुनते ही भंडारी जी को बधाई देने चला आया था। क्या तुम मेरे घर में घुसे रहते हो भंडारी जी? वे धुआंधार तारीफ करते जा रहे थे। पिताजी के चेहरे पर गर्व के भाव आते जा रहे थे। भीतर जाने पर माँ ने गुस्से वाली बात बताई तो मैंने राहत की सांस ली। यानी पिताजी आखिर अंदर ही अंदर गुस्से थे, लेकिन उनको मतलब मन्नू भंडारी जी का ऊपर से तारीफ भी कर रहे थे। डॉक्टर साहब की प्रशंसा का कारण। अब देखिए, लेखिका याद कर रही है कि उस समय उस उम्र में कैसा भाषण रहा होगा। यह तो डॉक्टर साहब का स्नेह था कि जो भाषण बनकर बह रहा था। यह भी हो सकता है कि आज से 50 वर्ष पहले किसी लड़की का बेझिझक धुआंधार बोलते जाना उनकी प्रशंसा का कारण रहा होगा। तो पिताजी कितने ही तरह के अंतर्विधियों में जीते रहे। वे एक ओर अपनी विशिष्ट छवि बनाने की लालसा रखते थे तो दूसरी ओर अपनी सामाजिक छवि के प्रति सजग भी रहते थे। लोग देखते होंगे कि मतलब जो लोग नेता लोग होते हैं वे उनके समाज में एक अलग तरह का छवि होता है और घर पे एक अलग तरह का छवि होता है। अब देखिए कॉलेज की ओर से अनुशासनात्मक कार्रवाई। अब देखिए कॉलेज की ओर से क्या कार्रवाई किया गया। कॉलेज प्रशासन ने एक ओर लड़कियों को भड़काने और कॉलेज का अनुशासन बिगाड़ने के आरोप में शीला अग्रवाल को मई 1947 में नोटिस थमा दिया तो दूसरी ओर हुड़दंग न मचे इसलिए जुलाई में थर्ड ईयर की क्लासेस बंद कर करके 2-3 छात्राओं का प्रवेश निषिद्ध कर दिया। यानी उनको कॉलेज आने में रोक लगा दिया गया। फिर तो कॉलेज के बाहर रहकर हुड़दंग मचाया। कॉलेज वालों ने अगस्त में थर्ड ईयर खोल दिया। जीत की खुशी हुई। इच्छित खुशी के सामने यह खुशी कम थी। मतलब मुझे जितना खुशी मिलना चाहिए था उससे थोड़ा कम था। चिर प्रतीक्षित खुशी थी 15 अगस्त 1947 की। यानी जो लंबी खुशी थी वह थी 15 अगस्त 1947 की, जिस दिन हम लोग का देश क्या हुआ था, आजाद हुआ था। अगर आप लोगों को यह चैप्टर से रिलेटेड कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चन है तो आप लोग हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। यदि आप लोग क्लास 10 का सभी चैप्टर्स का वीडियो लाइन वाइज देखना चाहते हैं तो उसका प्लेलिस्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। यदि आप लोग मन्नू भंडारी जी का जीवनी के बारे में जानना चाहते हैं, यदि आप लोग एक कहानी यह भी का क्वेश्चन आंसर का वीडियो देखना चाहते हैं तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जाकर जरूर देख लें। आई होप गाइस आप लोगों को यह वीडियो हेल्पफुल लगी। फिर भी आपको कोई डाउट्स है तो आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम या ट्विटर पे फॉलो करके आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। मैं प्रदीप भगत मिलता हूँ आपसे एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।